जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज हम आपके साथ सत्संग शेयर करेंगे सिद्धू आंटी जी का। एक ऐसा अनुभव जहां कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हर चीज में गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही थी। तो आइए सुनते हैं सिद्धू आंटी जी का वो अनुभव जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी जहां सब कुछ बदल गया। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को मेरा बहुत सारा प्यार। ऑनेस्टली कोई स्पीकर नहीं हो, ना ही मुझे पता है कहाँ से शुरू करूं। पर जब गुरुजी सेवा देते हैं तो बस बोलना पड़ता है। तो आज जो भी याद आएगा, जैसा भी आएगा, वैसे ही शेयर कर रही हूँ। अगर आज मैं सांस ले रही हूँ, बोल पा रही हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए कि गुरुजी ने वक्त रहते मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना मैं अब तक शायद कहीं नहीं होती। गुरुजी की लीला ना वो इतनी शांत होती है कि जब तक हो नहीं जाती समझ ही नहीं आती। मुझे नहीं पता चला कब वो मेरे आसपास आ गए, कब वो मेरी सांसों में बस गए और कब उन्होंने वो थाम लिया जिसे मैं खुद भी छोड़ चुकी थी। अगर उस वक्त गुरुजी ने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था, पर अंदर ही अंदर जैसे कोई मुझे थाम रहा था। मैं गिरती रही और वो हर बार पकड़ते रहे। गुरुजी ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, ना कोई सवाल किया, बस वो साथ बने रहे। उनकी कोई मूर्ति नहीं थी मेरे घर में, पर उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं हर दिन और गहरी होती गई। गुरुजी ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, ना कोई सवाल किया, बस वो साथ बने रहे। उनकी कोई मूर्ति नहीं थी मेरे घर में, पर उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं हर दिन और गहरी होती गई। मैं कोई बहुत रिलीजियस या एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान नहीं थी, ना ही मैंने कभी कोई बड़ी तपस्या की थी। बस एक सिंपल सी जिंदगी थी मेरी, जैसी एक आम वर्किंग औरत की होती है। फरीदाबाद में रहते थे। एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट था हमारा। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी। पति अक्सर बाहर रहते थे काम की वजह से, और बेटा उस वक्त कॉलेज में था। घर के काम, स्कूल की टेंशन, बच्चों के नोट्स, बाहर के बिल्स, सब कुछ मैनेज कर रही थी। कोई बड़ी परेशानी नहीं थी उस वक्त, लेकिन ना जाने क्यों अंदर से एक अजीब सी थकान हमेशा बनी रहती थी। मैं हमेशा से एक ऐसी औरत रही हूँ जो चीज़ें संभाल लेती थी। घर हो, स्कूल हो, रिश्तेदार हो, किसी को मुझसे शिकायत नहीं थी। मैं सबकी डिपेंडेबल थी, और शायद इसीलिए किसी ने कभी मुझसे नहीं पूछा तो ठीक है। शुरुआत बहुत हल्की सी थी, कोई बड़ा सिम्टम नहीं था। बस एक दिन स्कूल से लौटी, बैग नीचे रखा और महसूस हुआ सांस थोड़ी तेज चल रही है। मैंने सोचा शायद काम थोड़ा ज़्यादा हो गया या नींद पूरी नहीं हुई होगी। ऐसा पहले भी हुआ है, बॉडी कभी कभी थक जाती है, पर उस दिन कुछ अलग था। मन बहुत शांत था, लेकिन शरीर अंदर से भारी लग रहा था, जैसे कोई इनविजिबल बोझ दिख नहीं रहा था, पर अंदर कहीं था। शायद उसी हफ्ते की बात है, स्कूल में एक दिन मैं अपना रजिस्टर भूल गई। मुझे याद है बच्चों की कॉपीज चेक करनी थी, और मैं स्टाफ रूम में खड़ी खड़ी अपने बैग में कुछ ढूंढती रही और कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रखा है। एक टीचर बोली, सिद्धू मैम आप ठीक हैं? और मैं बस मुस्कुरा दी, बोली हाँ बस थोड़ी थक गई हूँ। पर अंदर ही अंदर इतना बेसिक चीज़ भी भूल गई तू। वो पहली बार था जब मुझे अपने आप पर गुस्सा आया, इतना बेसिक चीज़ भी भूल गई तू। मुझे लगा शायद उम्र हो रही है या ध्यान नहीं लग रहा। फिर एक दिन लगा नहीं, अब चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि थकावट अब रूटीन सी लगने लगी थी। घर के पास एक क्लिनिक था, मैं कैजुअली ही चली गई वहाँ, बिना किसी अपॉइंटमेंट के। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया, पूछा खाना ठीक से खा रही हो? मैंने कहा हाँ बस थोड़ी वीकनेस लगती है और बॉडी थोड़ी भारी। उन्होंने कहा एसिडिटी लग रही है, दवा दे रहा हूँ, 2 दिन में ठीक लगना चाहिए। मैंने भी सिर हिलाया और बाहर आ गई, पर बाहर निकलते ही ना मन बहुत अजीब सा हुआ, जैसे कोई अंदर कह रहा हो
ये बात इतनी सिंपल नहीं है। उस रात ना नींद आई पर चैन नहीं आया। बॉडी तो बेड पर थी पर दिमाग एक ही लाइन दोहरा रहा था, एसिडिटी नहीं है, कुछ और है। एक चुपचाप डर को अपने तक ही रखा। फैमिली को क्या बताती? बेटा बोला, मॉम रेस्ट कर लो, देखो कितनी थकी लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी पर अंदर कुछ टाइट हो रहा था, जैसे कोई इनविजिबल नॉट जो खुल ही नहीं रहा। अगले दिन मैंने अपॉइंटमेंट ले ली एक रिप्यूटेड क्लिनिक में, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। किसी ने कहा था लिवर इश्यूज के लिए वही अच्छे हैं। क्लिनिक पहुंची, फाइल हाथ में थी पर दिल मेरे काबू में नहीं था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, कुछ सवाल की और बोला कुछ और टेस्ट्स करवाने पड़ेंगे, अल्ट्रासाउंड, एलएफटी और एक स्कैन और। मैंने सिर हिला दिया, बस सिर ही हिला पाई। अंदर से सब आवाज़ें गायब थी, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। बॉडी चल रही थी पर मन कहीं और बैठा था। रिपोर्ट रेडी थी। अगले दिन सुबह मैसेज आया। क्लिनिक से फाइल उठा ली और ऑटो में बैठ गई। पूरे रास्ते वो ब्राउन एनवेलोप गोद में रखा रहा, जैसे कोई बम हो। घर आई, दरवाज़ा बंद किया और रिपोर्ट खोलने से पहले 2 बार हाथ धोए। दिल धड़क नहीं रहा था, वो तो दौड़ रहा था। हर बार हाथ बढ़ाती फिर पीछे खींच लेती। आखिरकार जब खोली, डायग्नोसिस क्रॉनिक लिवर डिजीज सस्पिशियस फॉर सिरोसिस, मैलिग्नेंसी। बाकी कुछ नहीं पढ़ा गया, बस वही लाइन रिपीट होने लगी, मैलिग्नेंसी मैलिग्नेंसी। उस दिन कुछ खाया नहीं, किसी से बात नहीं की, बस लेटी रही आंखें छत पे। पर मन बहुत नीचे, बहुत बहुत नीचे था। ऐसे डर कभी महसूस नहीं किया था। अब क्या होगा? बेटा क्या करेगा? इतनी जल्दी? ये सवाल नहीं थे, ये बम थे। हर कुछ मिनट में दिमाग में फटते थे और मैं बस सुनती रहती थी, जैसे कोई अपना शरीर और मन बाहर से देख रहा हो। अगले कुछ हफ्ते तो जैसे हॉस्पिटल हॉपिंग मेरी निकल गए। एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कहीं बायोप्सी, कहीं पेट स्कैन, कहीं सिर्फ चिंता। हर कोई बोलता केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या फिर हम कोशिश करेंगे, बट फैमिली भी परेशान हो चुकी थी। बेटा चुप, हस्बैंड गुस्से में, रिश्तेदार बस सलाह देते जाते थे और मैं बस एक आवाज़ ढूंढ रही थी जो साफ कह दे तू ठीक हो जाएगी। पर कोई भी वो आवाज़ नहीं दे पाया। एक वक्त ऐसा आया जब हर दिन किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाना रूटीन बन गया था। एक कहता कीमो शुरू करो, दूसरा बोलता लिवर ट्रांसप्लांट कंसिडर कीजिए, तीसरा बस फाइल्स पलटता रहता। हम कुछ कह नहीं सकते। घर पर भी माहौल बदल गया था, कोई भी बात नॉर्मल नहीं लगती थी। रिश्तेदार आकर सलाहें देते थे पर साथ में ही रहते थे। दिल्ली ले जाओ, आयुर्वेदा ट्राई करो, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी देख लो। मैं बस सुनती जाती थी। शरीर थक गया था, मन सुन्न हो गया था और दिमाग बस शोर बन गया था। हर कोई कुछ कह रहा था पर कोई भी साथ नहीं था। स्कूल नहीं जा रही थी पर स्टाफ ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे। मंजू मैम ने कॉल किया, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। मुझे ऐसा ही लगा, पर कॉल पर कुछ नहीं पूछा, बस सुना। मैं थोड़ी देर बोलती रही, थक कर चुप हो गई और फिर उन्होंने कहा बस बैठी हूँ, सुन रही हूँ, कुछ भी बोलना हो तो बोल लेना, नहीं बोलना तो मैं बस यहाँ हूँ। वो पहली बार था जब किसी ने मुझे चुप रहने दी, बिना इंटरप्शन के, बिना सॉल्यूशंस के। अगले दिन मंजू मैम फिर कॉल पर आए, बोली संडे को बड़े मंदिर चलना है, बस एक बार साथ चल। मैं चौंक गई। बाबा बाबा टाइप चीजें? मंजू तू मुझे जानती है ना, ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ती। वो मुस्कुराई और बोली चल कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी, बस बैठना है, कोई पूजा नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं, बैठकर वापस आ जाना। पता नहीं क्यों उस दिन मंजू की बात काट नहीं पाई। दिल अभी भी मान नहीं रहा था पर मन चुप हो गया था। जैसे किसी ने कहा अब और कुछ ट्राई करने को है भी क्या,
मैंने बोला, ठीक है, चलती हूँ। बस इतना ही। ना कोई उत्सुकता थी, ना विश्वास, सिर्फ एक थका हुआ सा इंसान जो बस एक राइड के लिए हाँ कर देता है। संडे आया और मंजू मैम मुझे लेने घर आ रही। मैंने जल्दी जल्दी बाल बांधे, दुपट्टा लिया और बस निकल गई। ना कोई पूजा की थाली, ना कोई फल, बस अपनी थकान और एक छोटी सी उम्मीद लेकर कार में बैठी थी और चुपचाप बाहर देख रही थी। रेडियो पर कोई भजन बज रहा था जो पहले कभी इरिटेट करता था, आज बस शांत कर रहा था। मंजू कुछ नहीं बोली, बस स्टीयरिंग पकड़े बड़े मंदिर की तरफ बढ़ती रही और मुझे लग रहा था शायद मैं उस जगह जा रही हूँ जहाँ कुछ बदल सकता है, या शायद नहीं, पर मन काफी समय बाद थोड़ा सा हल्का लग रहा था, बिना किसी रीजन के। हम बड़े मंदिर पहुंचे। सुबह का टाइम था। गेट खुला, लोग क्वाइटली अंदर जा रहे थे। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गहरी सी चुप्पी। मैंने चप्पल उतारी और पहली बार उस जगह में कदम रखा। कोई फूल नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस एक लाल रंग की गद्दी और उसके सामने बैठी कुछ संगत। मंजू ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, बस आगे आगे चलती रही और मैं उस जगह को बस एब्जॉर्ब करती रही। मन में कोई थॉट नहीं था, पर हर सेंस जैसे एक्टिव था। साइलेंस अंदर तक उतरती चली गई। हम अंदर जाकर बैठ गए। मंजू मेरी बगल में थी और सामने थी वो लाल गद्दी। ना कोई मूर्ति, ना कोई आरती, बस संगत चुपचाप बैठी थी और बैकग्राउंड में एक बहुत ही मीठा सा शब्द बज रहा था, बहुत शांत, बहुत धीमा, लेकिन सीधा अंदर तक जाता हुआ। मैंने बस आंखें बंद की और पता नहीं क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज, जैसे किसी ने कोई बांध तोड़ दिया हो। कोई रीजन नहीं था, कोई प्रेयर भी नहीं की थी मैंने। आंखें भींचनी पड़ी, पर आंसू रुक नहीं रहे थे। गला भर आया था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं रो क्यों रही हूँ। कभी हिचकियाँ, कभी सिसकी, और हर सिसकी के साथ जैसे कुछ अंदर से टूट रहा था। अब जब उस दिन को याद करती हूँ ना, तो लगता है वो रोना किसी एक चीज़ का नहीं था। थोड़ा गुस्सा था, खुद पे भी, दूसरों पे भी। थोड़ी हार थी क्योंकि मैं बहुत दिनों से लड़ती जा रही थी, थक गई थी। थोड़ा डर था कि शायद अब वक्त पूरा हो रहा है, और बहुत सारा पछतावा कि मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। शायद वो रोना कोई प्रेयर नहीं थी, वो तो बस सब कुछ छोड़ देने जैसा था। ना कोई शब्द थे, ना कोई सोच, बस आंखें बंद और सब कुछ अंदर से बहता जा रहा था। कितनी देर बीती पता ही नहीं चला। ना मंजू ने कुछ कहा, ना मैंने। बस बैठी रही, सांसें नॉर्मल होने लगी। फिर अचानक लगा अब उठना चाहिए। कोई अंदर से बोला, बस हो गया। मैं उठी, गद्दी की तरफ देखा। कुछ समझ नहीं आया, पर नजर रुकी रही। फिर बाहर चल पड़ी धीरे धीरे, चप्पल पहनी और गेट से बाहर निकली। और उस पल ना ऐसा लगा जैसे कुछ पीछे छूट गया हो, जैसे मैं सब कुछ लेकर आई थी और अब कुछ खाली खाली सा है। लेकिन डर वाला खाली नहीं, हल्केपन वाला खाली। एक और अपॉइंटमेंट था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई साथ चले, पर बेटा और हस्बैंड जिद कर गए। डॉक्टर ने स्कैन देखा, कुछ देर चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, आई वोंट शुगर कोट इट, बहुत वक्त नहीं है। कंडीशन रैपिडली डिटीरियोरेटिंग है, लिवर ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल है। एक पल को तो लगा मेरी सांस ही रुक गई। बेटा वही कुर्सी से उठकर मुझसे लिपट गया, बिल्कुल टूट गया था, सीने से लगकर बस रोए जा रहा था। हस्बैंड कुछ बोल ही नहीं पाए, बस खड़े रहे जैसे किसी ने पूरी जिंदगी का जोर छीन लिया हो। डॉक्टर बोलता रहा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, हॉस्पिस केयर, टाइमलाइन, पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हम तीनों बाहर आए और कोई किसी की आंखों में नहीं देख पाया, बस एक लंबी चुप्पी थी जो गाड़ी के शीशों में भी उतर आई थी। बस सुबह आंख खुली और पहली ही सांस में गुस्सा था। कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब झूठ है।
मैंने मन ही मन पता नहीं किस किस से लड़ाई कर ली। जो भी सुना था, मंदिर, पूजा, उपवास सब बेकार लग रहा था। फिर एक थकान सी आई जो लड़ने की भी हिम्मत नहीं छोड़ रही थी, और बस एक ख्याल आया, कितना समय बचा है। मैंने बेटे को देखा, वो अब भी नींद में था, थका हुआ, टूट चुका, और मन में बस यही आया, अगर कुछ दिन ही बचे हैं तो चलो आज एक बार शांति से बैठते हैं, सिर्फ माँ और बेटा। मैंने बेटे को उठाया और कहा, बेटा आज मुझे बड़े मंदिर ले चलोगे? उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप तैयार हो गया। हम दोनों बड़े मंदिर पहुंचे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सीधे जाकर गद्दी के सामने बैठ गई। बेटा पास में बैठा था, मेरे बहुत पास। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे ये आखिरी बार हो सकता है। कोई प्रार्थना नहीं की, ना कोई वचन लिया, ना कुछ मांगा, क्योंकि अब मांगने को कुछ बचा ही नहीं था। बस वो लाल गद्दी थी और उस शब्द की आवाज़ और मेरी सांसें जो थोड़ी देर के लिए धीमी पड़ गई थी। शरीर थका हुआ था पर मन पहली बार चुप था। करीब आधा घंटा मंदिर में बैठे, फिर चुपचाप घर लौट आए। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला, ना मेरे अंदर कुछ कहने की ताकत थी, ना बेटे में पूछने की हिम्मत। घर पहुंची, दरवाजा खोला, जूते उतारे ही थे कि लगा जैसे सांस अटक गई, सीना कसने लगा और अचानक पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने दीवार पकड़नी चाही पर हाथ काम ही नहीं कर रहा था। बेटा पीछे ही था। मम्मा क्या हुआ? मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, बस उसकी तरफ देखा और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। शरीर ढीला पड़ गया और मैं वही जमीन पर गिर पड़ी। हस्बैंड अंदर कमरे में थे, आवाज सुनते ही भागे आए। क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने मुझे जोर से हिलाया, चेहरा थपथपाया। आंखें खोलो, बोलो कुछ। मैं बिल्कुल शांत पड़ी थी, ना पलकें हिली ना शरीर। बेटा फूंक फूट कर रो रहा था, मम्मा प्लीज उठो मम्मा। उसी वक्त हस्बैंड ने चिल्लाकर कहा, एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस आई। बेटा मेरे सिर के पास बैठा था, माथा पकड़कर रो रहा था। हस्बैंड मेरे पैर सहला रहे थे, बस कोई हरकत हो जाए, कोई निशानी मिल जाए। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर्स भागते हुए आए। व्हीलचेयर की जगह स्ट्रेचर सीधा आईसीयू में ले जाया गया। इमरजेंसी अलर्ट लग चुका था। मुझे आईवी लगी, मॉनिटर बीप करने लगे। वेंटिलेशन तैयार हुआ पर मैं बस वहीं पड़ी रही, ना आवाज ना हरकत। चेहरा सफ़ेद हो गया था और होठों पर पीलापन आ गया था। डॉक्टर बाहर आए, बेटा और हस्बैंड को किनारे ले जाकर बोले, कंडीशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है, हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं। नेक्स्ट 3-4 आवर्स आर क्रूशल। मल्टीपल ऑर्गन्स स्ट्रेस्ड हैं, लिवर शोज कंप्लीट फेलियर। बेटे ने दोनों हाथ जोड़ लिए, डॉक्टर अंकल कोई चमत्कार हो सकता है? डॉक्टर ने सिर झुका लिया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बेटा फूट पड़ा। हस्बैंड कुर्सी पर बैठ गए, दोनों हाथों में चेहरा छिपा लिया। किसी के पास कोई शब्द नहीं बचे थे, कोई फोन नहीं बज रहा था, कोई डॉक्टर कुछ नया नहीं बोल रहा था। घंटे बीतते जा रहे थे पर हालत वैसी की वैसी थी। मैं आईसीयू में अनकॉन्शियस पड़ी थी। ऑक्सीजन मास्क, वेंटिलेटर, मॉनिटर सब कुछ लगा हुआ था। शरीर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। डॉक्टर्स बार बार आकर सिर्फ रीडिंग्स चेक कर रहे थे। बेटा बाहर कुर्सी पर बैठा था, थक चुका था पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाथों में सिर टिकाकर बस आईसीयू की तरफ देखता रहता। हर बीप पर नजर उठती, हर कदम की आहट पर दिल धड़कता। हस्बैंड बार बार नर्स से पूछते, कुछ अपडेट, कुछ भी पॉजिटिव? पर जवाब वही था, स्टिल क्रिटिकल, कंडीशन अनचेंज्ड, वाइटल्स अनस्टेबल है, हमें ऑब्जर्व करते रहना होगा। फैमिली के अंदर बस एक ही डर बैठा था, कहीं वो पल अभी ना आ जाए। और वो पल हर सेकंड नज़दीक आता लग रहा था। रात हो चुकी थी, घड़ी पर नज़र गई, 9 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर ने क्लियरली कहा था, नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स आर मोस्ट क्रिटिकल। वो घंटे कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। मैं अब भी आईसीयू में ही थी, ना होश था ना कोई मूवमेंट। मशीनों की आवाज़ें अब घर जैसी लगने लगी थी। शरीर का रंग वैसा ही था,
पीला, शांत और थका हुआ। बेटा बाहर ही बैठा था, कमज़ोर हो चुका था रो रो कर, पर अब भी वही था। उसने हस्बैंड की ओर देखा और कहा, पापा, मम्मा अब भी ब्रीदिंग कर रही है। हस्बैंड कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। डॉक्टर राउंड्स में आया। हस्बैंड ने फिर पूछा, कोई भी हल्की इम्प्रूवमेंट, कुछ भी? डॉक्टर ने बहुत देर रिपोर्ट देखी, फिर बोला, कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है, बट येस, शी इज़ होल्डिंग ऑन। ये लाइन नई थी, शी इज़ होल्डिंग ऑन। पहली बार ऐसा लगा शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ है। 24 घंटे हो चुके थे। कल जिसको बस कुछ घंटे कहकर आईसीयू में डाला गया था, वो अब भी वही थी। सांसें चल रही थी और मशीनें अब पैनिक नहीं कर रही थीं। डॉक्टर ने सुबह राउंड्स में बुलाया, रिपोर्ट्स देखी, वाइटल्स चेक किए और बोला, पास्ट हिस्ट्री बहुत हैवी है, सिरोसिस के एडवांस साइंस हैं, लिवर फाइब्रोसिस काफ़ी फैल चुका है और प्रोग्नोसिस मेडिकली अब भी गार्डेड है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, पेशेंट इज स्टेबल फॉर नाउ, बट इफ डिटीरियरेशन स्टार्ट्स अगेन, वी मस्ट नॉट टॉर्चर हर अननेसेसरीली विथ फोर्स्ड वेंटिलेशन। ये सुनकर मन फिर से कांप गया। बेटा चुपचाप नीचे देखने लगा। हस्बैंड बस दीवार को घूरते रहे। पर एक बात थी, अब तक वो जितने घंटे क्रिटिकल विंडो में थी, उससे ज़्यादा जी चुकी थी। 24 घंटे पार कर चुकी थी। बेटे ने धीरे से कहा, शायद कुछ महीने मिल जाए। हस्बैंड ने पहली बार हामी में सिर हिलाया। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, पर उम्मीद थोड़ी सी जिंदा थी। अगली सुबह आईसीयू का माहौल कुछ अलग था। मशीनें अब बीप कर रही थी, पर पैनिक नहीं दे रही थी। नर्स ने 2 बार बीपी चेक किया और पहली बार थोड़ा संतुलन आया था। डॉक्टर राउंड्स में आया। सेम डॉक्टर, वही आंखों में सीरियसनेस लिए हुए। वो कुछ बोले नहीं, बस धीरे धीरे सारे मॉनिटर पढ़ता रहा। पल्स, बीपी, O2 लेवल, लिवर पैनल। फिर उसने रिपोर्ट उठाई और बहुत धीमी आवाज में बोला, सीरम बिलीरुबिन ड्रॉपिंग है, प्लेटलेट्स स्टेबलाइज हो रहे हैं, इंटरनल ब्लीडिंग का कोई ट्रेस नहीं है, आईएनआर भी बिलो डेंजर है। हस्बैंड ने धीरे से पूछा। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, इट्स अनएक्सपेक्टेड बट शी इज रिस्पॉन्डिंग। बॉडी फाइट कर रही है। बेटा कुछ नहीं बोला, बस दोनों हाथ जोड़ लिए। कोई चमत्कार का ऐलान नहीं हुआ, ना डॉक्टर मुस्कुराया, पर पहली बार आईसीयू का साइलेंस डर वाला नहीं था। 3 दिन आईसीयू में हो चुके थे। मैं अब भी अनकॉन्शियस थी, पर रिपोर्ट्स धीरे धीरे बेटर आनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, अगर स्टेबिलिटी रही तो कल आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर देंगे। और आज मैं आप सब से ये सत्संग बांट रही हूँ। संगत जी, ये सब मेरी शक्ति से नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर उन्होंने मुझे संभाल लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस हर पल बस आपका दिया हुआ है। शुक्राना गुरु जी कि जब सब ने हाथ खींच लिए, आपने पकड़ लिया। शुक्राना कि बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया। संगत जी, अगर मेरी बात कहीं उलझ जाए या कुछ भूल जाऊं तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं तो बस वही सुना रही हूँ जो मेरे साथ सच में हुआ। धीरे धीरे आँख खुली। सब कुछ बहुत धीमा था। आवाज़ें दूर दूर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत गहरी नींद से उठाया हो। चारों तरफ सफ़ेद रोशनी और मेरे सिर के पास बेटा बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, पर चेहरा शांत था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे जीवन वापस दे दिया हो। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, मैं कहाँ हूँ? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मम्मा, आज सेफ हो, अब आईसीयू से बाहर हो, सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कुछ नहीं बोल पाई, बस आंखें बंद कर ली और पहली बार गुरु जी का नाम मन में अपने आप आया। जय गुरु जी। शुक्राना की फिर से सांस चल रही है। फिर हॉस्पिटल में मैं थोड़ी नॉर्मल हुई और मेरे को होश आने लगा। आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया था। कमज़ोरी बहुत थी, बोलने की ताकत नहीं थी, पर अब आंखें खुली रहती थी और सांस थोड़ी आसान लगती थी।
बेटा पास की कुर्सी पर बैठा था, शांत, पर उसकी पकड़ मेरे हाथ पर लगातार बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मम्मा एक बात बताऊं? मैंने बस आंखों से इशारा किया। जिस दिन डॉक्टर ने कहा था कि बस कुछ घंटे बचे हैं, उसी दिन आईसीयू में गुलाब की खुशबू आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बड़े मंदिर में आई थी। मेरे हाथ हल्के से कांपे और दिल अंदर से भर गया। संगत जी, बस उसी पल समझ आ गया, गुरुजी की प्रेजेंस वही थी। वो आए थे बिना कुछ कहे, बस पास बैठ गए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि जब सबने कह दिया था अब कुछ नहीं हो सकता, आपने थाम लिया। मैंने तो कुछ नहीं मांगा था, ना कोई अरदास की थी, पर गुरुजी ने बिना मांगे ही संभाल लिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ संगत जी, गुरुजी की लीला है बस कि मुझे वापस भेज दिया। हर पल, हर सांस बस उन्हीं की दी हुई है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ कोई जवाब नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, बस गुरुजी होते हैं। डॉक्टर्स ने जो बोलना था बोल दिया था, पर जो किसी रिपोर्ट में नहीं था, जो किसी मेडिकल चार्ट में नहीं लिखा था, वो गुरुजी की कृपा थी। उनकी लीला ऐसी है ना, जो हमें समझ नहीं आती, पर सब बदल देती है। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो लगता है मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगी, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं था। पर गुरुजी थे और वही काफी थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी जिंदगी फिर से शुरू कर दी। संगत जी, आप सबको दिल से प्रणाम। आज अगर मैं आप सबसे ये वाणी बांट पा रही हूँ तो ये मेरा नहीं, गुरुजी का बुलावा है। गुरुजी कुछ बोलते नहीं हैं, ना कोई वजह बताते हैं, ना कोई रास्ता समझाते हैं, पर जब पकड़ते हैं तो पूरी कायनात बदल जाती है। वो चुपचाप काम करते हैं, बस समझ आ जाता है ये उनके बिना मुमकिन नहीं था। ना मैंने कुछ मांगा, ना कुछ कहा, और उन्होंने बिना बताए सब सेट कर दिया। शुक्राना गुरुजी। जब कोई उम्मीद नहीं बची थी तब आपने संभाल लिया, और शुक्राना कि आपने मुझे इतनी प्यारी संगत में बिठा दिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।